फिर लिखिएगा and it is used by the organism as and when required, and it is used by the organism and it is used by the organism as and when required, as and when required. Next point लिखिएगा. In order to understand this, we should first know the meaning of understand this, we should first know the meaning of ADP, ATP and inorganic phosphate. Addition diphosphate. ADP को करिए अंडरलाइन, ATP को अंडरलाइन करिए और लिखिएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी अंडरलाइन करिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ADP इज अ सब्सटेंस कॉल्ड ADP is a substance called adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate. The molecules of ADP are present in a cell. Molecules of ADP are present. The molecules of ADP are present in a cell. Full stop. ADP has low energy content. ADP has low energy content. ADP has low energy content. Next point लिखें ATP is a substance called adenosine triphosphate. Triphosphate. सर डाई का मतलब 2 होता है. डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4. Full stop. It is also present inside a cell. It is also present inside a cell. Full stop. ATP has a high energy content. ATP has a high energy content. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बारे में.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सब्सटेंस Inorganic phosphate is a substance which contains a phosphate group made up of a phosphate group made up of phosphorus and oxygen, made up of phosphorus and oxygen. They are also present inside a cell. They are also present inside a cell. बात लीजिएगा, energy is released during respiration as per the below mentioned process. अभी किस तरह से रिलीज होती है एनर्जी रेस्पिरेशन में, किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस जो है वो मैं अभी नीचे मेंशन करूँगा। पहले ये देखिएगा, इन्होंने ये कहा द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो एनर्जी है रेस्पिरेशन में वो एटीपी की फॉर्म में जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत होती है तब वो एनर्जी जो बॉडी के सेल्स हैं तब उस एनर्जी को यूटिलाइज कर देते हैं। उसके बाद है, in order to understand this we should first know the meaning of ADP, ATP and inorganic phosphate। तो मुझे inorganic phosphate का, ADP का और ATP का, इनका तीनों का मीनिंग मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। तो ADP क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इसमें एनर्जी कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। तो याद रखिए, जैसे H2SO4 होता है ना, तो H2SO4 में जो SO4 है, इस SO4 की वैलेंसी 2- होती है और इसको हम बोल देते हैं सल्फेट। इसी तरह से PO4 होता है, इसकी वैलेंसी 3- होती है, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है PO4। ठीक, तो बस ये याद रखना है आपको, इसको डिटेल में हम करेंगे इसमें आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ बायोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि फॉस्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो मैं उसको फॉस्फेट बोलूँगा। फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन कर लिए तो मैं क्या बोलूँगा? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ गए? 2। और अगर 3 जुड़ गए तो 3 को बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? तो अगला है ATP। ATP is a substance called adenosine triphosphate. It is also present inside a cell. ATP has a high energy content. तो होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन होता है, ADP पहले से ही बॉडी के अंदर मौजूद है।
जब रेस्पिरेशन और एडीपी मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है और एटीपी भी मौजूद है। अब जब रेस्पिरेशन हुआ तो जो एग्जिस्टिंग एडीपी था हमारी बॉडी के अंदर उसमें एनर्जी कंटेंट बहुत लो था। अब वो जो एडीपी है उसमें रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि जो फॉस्फेट मौजूद है बॉडी में उस फॉस्फेट को एग्रेवेट कर देता है, उसको भेजता है एडीपी के पास। तो एडीपी में क्या था, डाईफॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स उसके पास पहले से मौजूद थे। रेस्पिरेशन जैसे ही हुआ उसने फॉस्फेट को डाईफॉस्फेट के पास भेज दिया। तो जब डाईफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ट्राईफॉस्फेट। तो एडीपी में जब फॉस्फेट ऐड होता है तो वो बन जाता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता तब है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के बाद ही हमको एनर्जेटिक फील होता है। सांस रोक कर देखो एनर्जी तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, और जब सांस आता है तब एनर्जी क्या खत्म हो जाएगा। बहुत देर के लिए नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए कर रहा। तो 4 फॉस्फेट नहीं बन सकते? हाँ 4 फॉस्फेट 4 नहीं बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। बताओ क्या, अरे सोच के बताओ, सोचो। हाँ अरे नहीं वो तो शेल्स में कहाँ पहुँच गए, और सोचो और सोचो। अरे लिखा हुआ है अभी यहाँ सामने ही लिखा हुआ है, देख कर ही बता दो ऐसे। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो 3 ही जगह बॉन्डिंग कर सकता है, तो ट्राईफॉस्फेट ही बनेगा, ट्राईफॉस्फेट के ऊपर नहीं बन सकता। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होता है, बस ये भी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब नोट करिएगा, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फर्स्ट energy released during respiration is used to make ATP molecules The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. अच्छा, अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार आप सुनते होंगे शब्द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अंतर क्या है जानते हैं? तो एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक के अंदर क्या, बोलो बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये है, अगर हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनिक है तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ ऑर्गेनिक कहलाती है। और किसी भी अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन गायब है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, उसको ऑर्गेनिक बोल देते हैं। देखिएगा, एडीपी ऐसे लिखे, एडीपी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। एडीपी के नीचे लिखना लो एनर्जी, और यहाँ एनर्जी के नीचे लिखना फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो क्या मिलेगा, एटीपी। जैसे एटीपी के नीचे ना ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा ना लो एनर्जी, यहाँ लिख लेना हाई एनर्जी। दिखाई दे रहा है ना,
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। अरे ऑनलाइन वाले Yes, हैं sir. अभी तो नहीं सुन रहे सब। ये सर लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है भाई, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है? सिमर, समायरा, लावण्या, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. इस रिएक्शन में फॉस्फेट कहाँ से आ जाता है? किसमें? इस रिएक्शन में फॉस्फेट कहाँ से आ फॉस्फेट जाते हैं? हर एक में, तीनों में मैंने लिखा हुआ है कि ये सब कुछ सेल के अंदर मौजूद है। एडीपी भी मौजूद है, फॉस्फेट भी मौजूद है। और एनर्जी कैसे मिली? रेस्पिरेशन से मिली। तो रेस्पिरेशन से जब एनर्जी मिली तो उसने क्या करा, फॉस्फेट को पुश करा एडीपी की तरफ, दोनों कंबाइन करे तो क्या बन गया ये ATP। जो सिंगल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एटम है, हाँ। तो ऐसे सिंगल प्रेजेंट होते हैं। बोलो एक तो ये सिंगल है, ये सिंगल एटम है मॉलिक्यूल है, तो उसके सिंगल फॉस्फेट का एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते सेल के अंदर। जैसे हमने पढ़े तीनों, इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन ग्रुप था, वहाँ पे 2 का ग्रुप था, यहाँ पे 3 का ग्रुप था। ये सिंगल है यहाँ पे। बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब ये है कि ये जो PO4 है ना, PO4 की वैलेंसी 3- है। इसको किसी के भी साथ कंबाइन करा देना, बस हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन मत करना, किसी के भी साथ। तो बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ के साथ ये कंबाइन कर सकता है फॉस्फेट, ठीक। और वहाँ से फॉस्फेट टूट के इसके पास चला जाएगा, बस ATP बन जाएगा, ठीक है। इतना आप एक काम करें इसमें, ये 10 एनर्जी स्टोर, एक लाइन लिखिएगा, 10 एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। Thus energy is stored in the cells in the form of ATP। अब सेकंड स्टेप लिखिएगा। अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होगी? ATP के फॉर्म में स्टोर तो हो गई, रिलीज कैसे होगी? लिखिएगा, when the cell needs energy, when the cell needs energy, then ATP can be broken down using water to release energy. Using water to release energy. रिएक्शन का फायदा चाहिए सर। बिल्कुल इसका अपोजिट है। रिएक्शन का फायदा क्या है सर? टूटने का एक बार क्या हुआ कि सांस लिया तो ATP स्टोर हो गया, सांस छोड़ा तो ATP रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमेशा ये देखिए कि जब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, सांस छोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और आप कोई भी एक चीज़ देखिएगा कि कभी भी आप ये देखिए कि किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ करने की बात आती है, तो आप कभी भी देखिएगा कि अगर कोई भी मान लो ये ना नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कोई बैडमिंटन प्लेयर है और वो खेल रहा है तो ये नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि जैसे शटलकॉक आई ऊपर की तरफ तो वो एकदम से सांस भरेगा, अंदर सांस भरेगा यानी कि एनर्जी स्टोर करेगा, और फिर जब मारेगा ना उस पर
तो वो सांस छोड़ेगा। कभी भी देख लेना, कभी भी ऐसा होता नहीं है, ऑब्जर्व करके देखना कभी खुद भी खेल के, कि आप ऐसा नहीं करोगे कि सांस खींच रहे हो और मार रहे हो। अगर आप सांस खींच रहे हो तो उस दौरान आप खींच कर मार नहीं पाओगे, उस पर शॉट नहीं लगा पाओगे। इसी तरह से फुटबॉल प्लेयर है, वो किक जब मारेगा तो मारने से पहले जब पैर पीछे खींचेगा ना, तब सांस अंदर भरेगा और फिर उसको छोड़ेगा। तो बेसिकली रिलीज इन एनर्जी इसी तरीके से होता है, समझ रहे हैं? जब हाफरा होता है तब तो देखिए, तब तो वो तो आपका वो वाला हो गया ना फेज़, ये रनिंग वाला फेज़। और जब रनिंग वाला फेज़ है तो रनिंग वाले फेज़ में जब बहुत तेज़ी से, एक तो रनिंग होती है नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं आप, जॉगिंग कर रहे हैं, तो और दूसरी रनिंग हो गई कि आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। तो बहुत तेज़ वाला जब दौड़ना होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कई बार ऑक्सीजन पूरी कर ही नहीं पाता, तो उसमें हमेशा यही होता है कि तब आपका रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हमेशा जो जॉगिंग है ना, जॉगिंग को एरोबिक्स में इंक्लूड करा जाता है, लेकिन जो रनिंग है, रनिंग हमेशा एनारोबिक्स में आता है। एनारोबिक्स का मतलब उस दौरान आप जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं जब आपको तेज़ दौड़ना होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन कंटेंट है ना, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि तब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। मान लीजिए लास्ट लैप चल रहा है, आपको मान लीजिए 4 लैप की रनिंग थी और लास्ट लैप चल रहा है, और उस लास्ट लैप में आपको जोर लगा देने हैं पूरे। तो जब आप उस दौरान जोर लगाएंगे तो नाक से सांस भी नहीं लेंगे, सांस भी मुंह से लेंगे, ठीक, और वो भी पूरा नहीं पड़ पाता। तो जो सेल्स में स्टोर्ड जो ऑक्सीजन होता है, वो स्टोर्ड ऑक्सीजन ही यूज़ होता है। और इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है कि जब भी कभी कोई भी खिलाड़ी दौड़ता है तो उसको ये बोला जाता है कि भाई शुरुआत में आपको एरोबिकली दौड़ना है, मतलब शुरुआत में आपको सांस ले लेकर प्रॉपर्ली दौड़ना है, और लास्ट में जब आप दौड़ेंगे, लास्ट लैप जो होगा, तो लास्ट लैप के लिए वो आप एनर्जी अपनी सेल्स की बचा कर रखेंगे। नहीं तो क्रैम्प आता है पैर में, मिल्खा देखिए, आग मिल्खा, वो पैर पकड़ के नहीं बैठ जाता, क्योंकि शुरुआत में उसको प्रैक्टिस ही नहीं होती, तो कोई ट्रेनर मिलता ही नहीं है। जब दौड़ता नहीं है नंगे पैर और फिर लास्ट में पैर पकड़ के बैठ जाता है, पैर की कोई नस वस खिंच जाती है, तो वो वही होता है, क्रैम्प आता है बॉडी के अंदर। तो ये वही वाली कहानी है, समझ में आ गई ना मेरी बात? कि जब भी कभी हम कोई भी गेम खेलेंगे तो आप गेम में देख लीजिए कि जब भी हमें क्रिकेट भी अगर हम खेल रहे हैं तो बैट को पीछे लेकर जाएंगे, तब सांस भरेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, ठीक। चलिए जी, उसके बाद आप नोट करिएगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में लिखिएगा। फर्स्ट देयर आर टू, पहले एक लाइन लिख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये खत्म हो गई सेल्स की एनर्जी, जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया, तो क्रैम्प आ गया पैर में। ज़्यादातर जो दौड़ने वाले होते हैं बैक, उन्होंने दिखा भी रखा है यहाँ। हाँ, कुछ नहीं, इसमें एक डायग्राम दे रखा है कि ये कोई खिलाड़ी है जो दौड़ रहा है और इसने अपना पैर पकड़ लिया, लास्ट में पैर इसीलिए पकड़ लिया, क्रैम्प आ गया, उसको प्रैक्टिस थी नहीं। सब ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें डायग्राम बना कर ना बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। क्या वो उसके मम्मी पापा हैं, डायग्राम बनाकर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, उसमें ग्लैंड्स के बारे में, क्या कुछ नहीं करना, ये दरवाजा मत खोलना, खोल कर चला गया।
इसको चला रहा था पानी तो ये जो बोला जाता है ना कि एड्रीनालाइन ग्लैंड जो होता है, एड्रीनालाइन ग्लैंड जो है वो एकदम से जब आपको ज़रूरत होती है ना, अचानक से जैसे कोई खतरा होता है तो उस दौरान एड्रीनालाइन ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से अगर किसी के पैर में दर्द भी हो रहा है ना तो वो भी पागलों की तरह दौड़ेगा। तो उसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि सपोज आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप कैसे भागोगे। तो ये एग्जांपल दे रखा है, जब पीछे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है आप भी भाग रहे हैं आगे। तो ये बीच बीच में इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं ऐसे। ऐसे ही अगर आपके पास लक्ष्मी सिंह बुक हो ना 9th क्लास की, उसमें भी 2-3 डायग्राम ऐसे ही बहुत फनी दे रखे हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते उन पर। तो पे ध्यान देते हैं। मैं कह रहा हूँ 9th वाली में भी 1-2 डायग्राम्स हैं। तो जैसे उसमें इम्पल्स का एग्जांपल था कि अगर कोई भी बॉडी है तो वो बहुत स्पीड से आ रही है तो ये कह देते हैं कि उसके मास का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल वो जैसे हाथ है तो हाथ का कुछ तो वज़न होता है ना, कुछ तो वज़न है हाथ का। तो मान लीजिए कि 1 किलो वज़न है हाथ का, 2.5 किलो तो सनी देओल का है, तो हमारा तो 1 किलो है। तो 1 किलो है तो 1 किलो वाला अगर हाथ किसी को हल्के से ऐसे टच कर दिया तो कोई असर नहीं होगा, थोड़ा जोर से मारोगे और असर होगा, और खींच के मारोगे तो और असर होगा, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की तो मास भी बढ़ता है, ठीक। तो इस चीज़ को अभी तक जैसे 9th में और 10th में ये दिमाग में था कि भाई मास, अरे भाई मारो में कितना है, तो जैसे दिमाग में ये था कि मास कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ने के साथ में मास का इम्पैक्ट बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मास की वजह से स्पीड घटने लगती है, कई बार ऐसा होता है कि मास की वजह से स्पीड घटने लगती है। ये लखवीर सिंह ने क्या एग्जांपल दिया इसका, एक बस है तो अब बस की स्पीड है कुछ अच्छी खासी और उसमें दिखा रखा है कि उसमें लोग चढ़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, छत पर भी बैठे हुए हैं, साइडों में भी लटके हुए हैं और बस ऐसे ऐसे हो रखी है टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, तो उन्होंने कहा दिस इज़ द एक्सेप्शन, और पूरा नीचे एक्सप्लेन कर रखा है दिस इज़ द एक्सेप्शन कि यहाँ पर इतने लोग बस के अंदर चढ़ गए हैं कि बस का मास बढ़ गया है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो मास बढ़ने से वेलोसिटी कई बार कम भी होती है और कई बार बढ़ भी जाती है। हाँ, चलिए जी नोट करें, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. Called aerobic respiration। इसका एक रिएक्शन लिखिए। ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। परसों हाँ पहले इसके नंबर तो आ जाए ना तो तभी तो बताऊंगा नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं, या पहले से ही पता है। नहीं अभी चेक नहीं हुआ ना इसी सर मैं 9 बजे हाँ सुबह 9 बजे आ जाना।
नहीं तो वो पहले टेस्ट के नंबर तो आ जाना तो पता तो चल जाए कितने पानी में हो। तब अभी बोल देता हूँ ना, किसी पता है पानी में डूबा हुआ है। मेरे पास जाएंगे सबके मिलेंगे, चिंता मत करो। ये रिएक्शन एज इट इज आपको याद करना होगा। प्रोडक्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोडक्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका पाइरुवेट, पाइरुवेट। सर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ना ग्लूकोज की बर्निंग होती है, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। सर ये पायरुवेट इसका 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना? हाँ, 2 मॉलिक्यूल। क्रैब साइकिल क्या है? कैसे है? रोल नंबर देखिए ये जो होता है ना ग्लाइकोलाइसिस की बर्निंग को, सॉरी ग्लूकोज की बर्निंग को ग्लाइकोलाइसिस पता पहले यहाँ से ग्लूकोज की बर्निंग को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये ग्लूकोज कहाँ पर बर्न होता है? ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म में इसकी बर्निंग होती है। उसके बाद प्रोड्यूस होता है पाइरुवेट। पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से। फिर ये फ्रॉम क्रैब साइकिल क्या है? क्रैब साइकिल ये है कि जो साइकिल मतलब एटमॉस्फेयर की साइकिल होती है, जैसे अलग अलग होती है कि नाइट्रोजन कौन सी साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन कौन सी साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो क्रैब साइकिल मतलब क्रैब वाला साइंटिस्ट जिसने ये पहले बताया था कि ऑक्सीजन किस किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। पहले ट्रांसपिरेशन होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे जो प्लांट्स हैं, फिर प्लांट्स उसको ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। तो उस साइकिल का नाम क्रैब साइकिल उन्होंने बोल दिया, जिस तरह से ऑक्सीजन नेचर में प्रोड्यूस होती है। सर एटीपी को PO4 एटीपी का एटीपी को हम इसमें इक्वेशन में PO4 PO4 ऐसा होता है कि जो ये है ना फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3- होती है 54। हाँ, और अगर मान लीजिए मैं इसको H से कंबाइन कर दूँ तो H की वैलेंसी 1+ होती है। तो वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा H3PO4। ठीक है, उसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो है हमने कहा कि जो हमारा ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें उन्होंने बताने की ये कोशिश ही नहीं करी है, बताने समझाने की ज़रूरत ही नहीं समझी ये फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फेट है सॉरी, इसके साथ में कंबाइन क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि वो करना हमारे सिलेबस में है नहीं। होगा तो शायद 11th-12th में होगा तो होगा, यहाँ तो नहीं। तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया हमने सांस के थ्रू, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया सांस के थ्रू, बची क्या ATP। तो ATP है, ATP को भी हम किसी न किसी काम में यूटिलाइज करते हैं। सर पायरुवेट का क्या होता है सर? पाइरुवेट का मुझे पता नहीं है, ये पायरुविक एसिड से बनता है और हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, छोड़ दो उसको। आप बस ये समझ लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आएगा तो उसमें ये रिएक्शन आप लिख देंगे। ऑक्सीजन जो कंबाइन होता है पाइरुवेट में, वो कंबाइन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अच्छा, अगला लिखिए। सर खांसी जो होता है वो उसका भी कोई अलग प्रोसेस होता है क्या सर? खांसी का खांसी का तो मेरे को तो गला सूखने की वजह से होता नहीं है। सर, ऐसे होता है। नहीं, ऐसे तो डॉक्टर बता रहे हैं। तो बोलते बोलते गला सूख जाता है ना, तो खांसी हो जाती है। आजकल वैसे भी गला खराब है।
क्या? ने करी मेरा साथ छुट्टी है वो गला ठीक रहेगा ये लिखी हुआ है। बिना पानी पीना उठ लीजिए लिखिएगा द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. लिखिएगा in anaerobic respiration the microorganisms like yeast like yeast break down glucose into ethanol break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy. इसका भी ऐसे एक रिएक्शन लिखिएगा क्या है ना बहुत सारे टॉपिक ठीक है ये कौन समझ पाएगा इसको हो गया लिखिएगा ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल in absence of oxygen
प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। यही लिखना है एरो के नीचे, फर्मेंटेशन। समझ गए? तो जब लगातार ऑक्सीजन मिल रही होती है तब तो बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी देख लीजिए कितनी कम होती है। वहाँ एटीपी के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे थे? 38, यहाँ मिल रहे हैं 2। ठीक है, कितना निकलेगा बाकी अगली क्लास में बता दूँगा आगे।